जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गन्ने में किस प्रकार से प्रजनन होता है? गन्ने में किस प्रकार से प्रजनन होता है? दोस्तों, गन्ने में जो प्रजनन की विधियां होती है उसको हम कहते हैं तना काट विधि, या इसको हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन विधि। तो गन्ने में कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा प्रजनन होता है। गन्ने में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो गन्ने में कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा प्रजनन होता है। दोस्तों, ये कायिक प्रवर्धन विधि क्या होता है? जिस प्रकार से अगर कोई पौधा है उसका तना काट करके अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार के प्रजनन को कायिक प्रवर्धन प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन की बहुत सारी विधियां होती है, जिनमें से एक ये भी विधि है कायिक प्रवर्धन विधि। अगला क्वेश्चन है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? दोस्तों, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन सक्रिय रहता है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन सक्रिय होता है। ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन होता है ये सक्रिय होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा आंत में पाया जाता है। आंत में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा आंत में पाया जाता है। एंट अमीबा दोस्तों क्या होता है? एंट अमीबा एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों, यदि किसी वस्तु की गति को हम जितनी गुना बढ़ा देते हैं उसकी गतिज ऊर्जा उस संख्या के वर्ग के बराबर हो जाती है। जैसे अगर हम किसी वस्तु की गति को हम 4 गुना बढ़ा देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 16 गुनी बढ़ जाएगी। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी 16 गुना बढ़ जाएगी। ये किस प्रकार से होता है? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। इसमें जो वेग है, गति है, इसको 4 गुना कर दिया जाता है। तो अगर हम 1/2 m v के जगह पे 4v² लिख दें, 4v² लिख दें तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 m। 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 गुने v²। अगर हम 16 को बाहर निकाल देते हैं, बाहर आ जाता है तो हो जाएगा ये 16 गुने 1/2 mv²। और 1/2 mv² ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। ये तो यहाँ 16 हो गया और इसके जगह पर हम गतिज ऊर्जा लिख देंगे, गतिज ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, ये 16 गुना हो गई। यदि किसी वस्तु की गति को हम जितनी गुना बढ़ा देते हैं उसी के स्क्वायर के बराबर बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यदि किसी वस्तु की गति को हम 4 गुनी बढ़ाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 16 गुनी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है ये वृक्क में होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समुद्री जल में नमक बहुत सारा मिला होता है, तो समुद्री जल पीने योग्य नहीं होता है, यह शुद्ध जल नहीं माना जाता है। समुद्री जल से शुद्ध जल कैसे प्राप्त किया जाता है? तो एक विधि होती है जिसको हम कहते हैं आसवन विधि। आसवन विधि द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल किया जा सकता है। आसवन विधि क्या होता है? दोस्तों, आसवन विधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी अशुद्ध जल को किसी बीकर में लेकर के उसको हम गर्म करते रहते हैं, तब तक गर्म करते रहते हैं जब तक कि इसमें जो पानी के कण हैं ये वाष्प बन करके ऊपर न उठ जाए। ऊपर एक सिस्टम के द्वारा इसमें कीप लगाकर इस जलवाष्प को एक बीकर में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये जलवाष्प यहाँ पर बीकर में आ जाते हैं और इसको ठंडा कर दिया जाता है, जिससे ये दोबारा जल में बदल जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को आसवन विधि प्रक्रिया कहते हैं। समुद्री जल इसी विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस निकलती है। दोस्तों, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। CH4 इसका फार्मूला होता है। CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, C बीच में होता है और हाइड्रोजन जो है सभी किनारों पर जुड़े होते हैं। तो दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम धातु है। एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम धातु है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु जो है, अधातु ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु ऑक्सीजन होता है और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु होता है ये एल्युमिनियम होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? दोस्तों, न्यूनतम जो संभव ताप है, जो संभावना है कितना तापमान हो सकता है, वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस। हालांकि इतना ताप अभी किसी भी स्थान पर पाया नहीं गया है, लेकिन अनुमान है कि जो सबसे कम तापमान होता है ये -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है ये तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश अगर किसी चिकने सतह पर टकराता है तो प्रकाश टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे अगर ये कोई कांच का टुकड़ा है जो चिकना पदार्थ होता है एक प्रकार का, अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ आती है तो यहाँ टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दोस्तों, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है।